देखिए, इंडिया में तो टाइम टू टाइम हर राज्य में चुनाव होते ही हैं, लेकिन इस 2026 के वेस्ट बंगाल के चुनाव ने सबको हिला के रख दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बारे में। प्रणाम सभी को, मैं रोहन। देखिए, यह है वेस्ट बंगाल, जो कि एक जमाने में इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। बंगाल ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारत को कई सारे फाइटर्स दिए थे, लेकिन आज के समय में हम देखें तो वेस्ट बंगाल अपने पॉलिटिक्स से घिरा हुआ है, जहाँ एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार और वहीं दूसरे तरफ अमित शाह और मोदी जी की जोड़ी। जहां हम ममता बनर्जी को देखें तो कई सालों से वेस्ट बंगाल पे राज किया कर रही थी और ये बीजेपी के लिए वन ऑफ द टफेस्ट स्टेट था वेस्ट बंगाल, और बीजेपी इसे किसी भी हालत में हासिल करना चाहती थी। इस वीडियो में हम वेस्ट बंगाल के आजादी से लेके आज तक के राजनीति को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि वेस्ट बंगाल, जो कि एक जमाने में हमारे इंडिया की कैपिटल थी, उसकी कंडीशन आज के पीरियड में क्या है। आखिर वहाँ इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पाया, जो कि एक समय में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने डेवलपमेंट के नाम पे पूरे विश्व में विख्यात थी। जब 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था, उससे पहले ही वेस्ट बंगाल दो भागों में बट गया था। एक था ईस्टर्न बंगाल और दूसरा था वेस्टर्न बंगाल। हालांकि ये कॉन्सेप्ट 1904 में लाया गया था, लेकिन 1905 में इस कॉन्सेप्ट को मंजूरी देके बंगाल को दो भागों में बांट के रख दिया गया, जो कि 16 अक्टूबर 1905, जो कि लॉर्ड कर्जन उस समय के वॉइस रहे थे हमारे इंडिया के, इन्होंने बंगाल को दो भागों में बांट दिया। इसका रीजन ये था कि वेस्टर्न बंगाल में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और ईस्टर्न बंगाल में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। बात यह है कि इस समय ये दोनों पॉपुलेशन आपस में मिलके ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ रही थी और ये सबसे बड़ा खतरा था ब्रिटिश एम्पायर के लिए, जिसके कारण से ये इन्हीं के बीच में फूक डालने के लिए इन्हें दो भागों में बांट के रख दी, जो कि ये दोनों ग्रुप टाइम टू टाइम आपस में मिल के ब्रिटिश इंडिया के लिए लड़ रहे थे और आजादी की मांग कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी इन दोनों के बीच में टकराव लाना, और इन्हें उनकी सफलता मिली भी। जो कि 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, तब ये दो भागों में बटा, एक था पाकिस्तान और दूसरा था इंडिया, जो कि ईस्टर्न पाकिस्तान, जिसे आज के समय में हम लोग बांग्लादेश जानते हैं, ये उस समय पाकिस्तान के हिस्से में गया, और जो वेस्टर्न बंगाल था वो हमारे इंडिया के हिस्से में आया। जब पार्टीशन हुआ था तो कोई भी इंसान के पास ये राइट्स था कि वो अपने हिसाब से कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में जाके वो रह सकता है। इसीलिए ईस्टर्न बंगाल के जो पॉपुलेशन थी वो वेस्टर्न बंगाल में शिफ्ट करने लगी, जिसमें हम देखें तो मेजरली हम देखें तो मुस्लिम पॉपुलेशन इसमें बहुत ज्यादा थी। जो कि भारत आजाद होता है 1947 के बाद, कांग्रेस का दबदबा वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा था। जो कि भारत हमारा न्यूली आजाद हुआ था, जिसके कारण से ये है कि बेरोजगारी, भूखमरी, इसके कारण ये है कि कांग्रेस का दबदबा धीरे धीरे वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स से छूटने लगा। जो कि कांग्रेस का तो डाउनफॉल स्टार्ट हो ही गया था जब कम्युनिस्ट पार्टी ने वेस्ट बंगाल में इंटर किया। 1960 से 70 के पीरियड में वेस्ट बंगाल प्रोटेस्ट का हब बन गया था। लेबर प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, ये सिर्फ आम बात थी वेस्ट बंगाल के लिए। फिर जन्म हुआ नक्सलबारी मूवमेंट का वेस्ट बंगाल के अंदर में। ये जो नक्सलबारी मूवमेंट है, दार्जिलिंग के पास एक गाँव है नक्सलबारी, और यहीं से माओवाद की विचारधारा पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलने लगी। और साथ ही 1977 के पीरियड में वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल गई, जब ज्योति बसु के नेतृत्व में लेफ्ट पार्टी ने अपनी सत्ता हासिल की वेस्ट बंगाल के अंदर में। फिर लगातार 34 सालों तक वेस्ट बंगाल के अंदर में लेफ्ट पार्टी रूल कर रही थी, और ये जो रूलिंग पीरियड था 34 साल का वेस्ट बंगाल के अंदर में, अगर इसे हम समझेंगे तो एक डेमोक्रेटिक नेशन के अंदर में एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, वो भी 34 साल तक, ये सबसे बड़ी बात थी और एक इतिहास बन के बैठी हुई है आज तक। देखिए, अब सरकार तो 34 साल से बैठी हुई थी, अब इसके अचीवमेंट्स और इसके डाउनफॉल को भी समझ लेते हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट, किसानों को राजनीति में आगे बढ़ाया गया, पंचायत व्यवस्था सुधारी गई, ट्रेड यूनियन बनाए गए। अब लॉसेस को भी समझ लेते हैं। जो कि लेफ्ट पार्टी स्टार्टिंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थी, इसी कारण यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन कम देखने को मिला था इनके पीरियड में। अब देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हो तो इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, इसी कारण यह है कि यहाँ का इन्वेस्टमेंट दिन ब दिन गिरने लगा, जिसे एट द एंड हुआ यूं कि बेरोजगारी पैदा होने लगी वेस्ट बंगाल के अंदर में। और जब 2006 के अंदर में सिंगूर में प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे, बेसिकली अगर हम देखें तो टाटा कंपनी अपने नैनो के प्लांट बनाने के लिए यहाँ जमीन खरीदना चाहती थी। सरकार इसका पूरा साथ दे रही थी, लेकिन जो लेफ्ट पार्टी प्रॉमिस करके रखी थी किसानों को कि हम आपके लिए खड़े हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका हक आपको ही मिलेगा, इसमें अपने वादे को वो पूरा नहीं कर पाई, जिसके कारण से ये है कि लोगों का भरोसा लेफ्ट पार्टी से उठने लगा। और साथ ही 2007 में नंदीग्राम मूवमेंट और स्टार्ट हो गया, जहां केमिकल फैक्ट्री बनानी जानी थी। किसान इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट कुछ हेल्प नहीं की, जिसे हुआ यूं कि लेफ्ट पार्टी की छवि किसानों में तो गिर ही गई थी, और इस पीरियड में ममता बनर्जी की छवि सीपीआई के विरोधी के रूप में उभरने लगी, और यहीं से हमें लेफ्ट फ्रंट की गिरावट देखने को मिली वेस्ट बंगाल के अंदर में। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को छोड़ के अपनी एक नई सरकार बनाई, टीएमसी, और इन्होंने वादा किया वहां के किसानों की, मैं आपके साथ खड़ी हूं, मैं आपकी बेटी हूं। सिंगूर और नंदीग्राम के मुद्दे उठाने लगे, और इससे जनता का भरोसा ममता के ऊपर धीरे धीरे बढ़ने लगा, और लेफ्ट पार्टी धीरे धीरे डिक्लाइन भी होने लगी। और जब
2011 के अंदर में वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार वहां आती है। ममता बनर्जी वहां की सीएम बनती है। सीएम बनने के बाद अगर हम देखेंगे, जो कि लेफ्ट पार्टी इतने सालों से रूल कर रही थी, उन्हें चुनौती देके ममता बनर्जी अपनी सरकार हासिल की। ये काफी बड़ा मूवमेंट था और इसे बंगाल की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा परिवर्तन भी कहते हैं, जो कि धीरे धीरे वेस्ट बंगाल के अंदर में ममता बनर्जी का डोमिनेंस बढ़ने लगा। जो कि आज के पीरियड में भी हम देखते हैं कि ममता बनर्जी का डोमिनेंस वेस्ट बंगाल में काफी ज्यादा हद तक है। ममता बनर्जी ने खुद को वेस्ट बंगाल की बेटी के रूप में पेश किया, पब्लिक कनेक्शन बिल्ड किए, जिसके कारण से ये है लोग उनसे रिलेट करने लगे। वेलफेयर स्कीम लाए, लाइक कन्याश्री, लक्ष्मी भंडार, स्वास्थ्य साथी, सबोज साथी। चलो ये तो रहा ममता बनर्जी के कुछ स्कीमों के बारे में, लेकिन उन्होंने माइनॉरिटी को अपना सबसे बड़ा वोट बैंक बना डाला वेस्ट बंगाल के अंदर में। टीएमसी का अगर सबसे बड़ा हम वोट बैंक देखें तो मुस्लिमों का है। कई बार ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप भी लगे हैं कि वो इलीगली बांग्लादेशियों को वो शरण देती है, उनका आधार कार्ड बनवाती है और उनका वोटर ID भी बनवाती है और उन्हें एक अपने वोट बैंक के रूप में यूज भी करती है। और वहीं अगर हम बीजेपी को देखें तो 2014 में सेंट्रल में अपनी पावर पकड़ बनाई और आज के पीरियड में भी सेंट्रल में अपनी पकड़ बना के बैठी हुई है। जो कि आज के समय में हम देखते हैं कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन 2014 से पहले ये बहुत छोटी भी पार्टी थी। मोदी जी की लोकप्रियता, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, RSS का सपोर्ट इसके लिए एक बूस्टर का काम की, जिसके कारण से ये है कि बीजेपी आज के टाइम में सबसे बड़ी पावरफुल पार्टी बनी बैठी है। स्टार्टिंग से बीजेपी वेस्ट बंगाल के अंदर में अपनी पकड़ बनाना चाहती थी। इन्होंने काफी सारे मुद्दे भी उठाए, लाइक हिंदू पोलराइजेशन, रिफ्यूजी पॉलिसी, CAA, NRC डिबेट, एंटी-TMC एंगर, करप्शन एलिगेशन, सेंट्रल लीडरशिप कैंपेन। इन सभी मुद्दों के हेल्प से बीजेपी काफी टक्कर देने लगी थी 2019 के इलेक्शन में TMC को। जो कि आपने सुना भी होगा कि जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है वो काफी हिंसक चुनाव में गिना जाता है, लाइक पॉलिटिकल वायलेंस। आपने सुना ही होगा कि इस 2026 के इलेक्शन में जो TMC के जो कार्यकर्ता थे काफी वायलेंस करने लग रहे थे। उन्होंने अपोजिशन पे काफी सारे अटैक भी किए, जो वोटर्स थे उन्हें धमकाने भी लगे। उनके जो कार्यकर्ता है एक गुंडों की तरह वर्क कर रहे थे, बूथ को कैप्चर कर लेना, रिलीजियस एक्टिविटी करना, करप्शन के ऊपर आवाज उठाने के छोड़ वो खुद करप्शन कर रहे थे। जो कि आपने न्यूज में सुना भी होगा कि जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हाई रेट पे बढ़ रहा था। इलीगल माइग्रेंट पे ममता जी की चुप्पी थी। इन सभी कारणों के वजह से जो कि बीजेपी के लिए वेस्ट बंगाल के इलेक्शन सिर्फ एक राज्य का इलेक्शन नहीं था। बीजेपी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा के इस इलेक्शन को जीतना चाहती थी। आखिर क्यों? देखिए, फर्स्ट नंबर पे अगर हम देखें तो ईस्टर्न एक्सपेंशन, और बीजेपी अपनी सरकार हर एक राज्य में बनाना चाहती थी, वो तो बात अलग है। और दूसरे में अगर हम देखेंगे जो कि सबसे बड़ा मुद्दा था, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां सही ढंग से फेंसिंग आज तक नहीं हुई है, जिसके कारण से ये है कि इलीगल माइग्रेंट हमारे इंडिया में आराम से इंटर कर लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार नोटिस भेज रही थी ममता जी की सरकार को कि इसे फेंसिंग करना है। बिना स्टेट की मंजूरी की सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ फेंसिंग नहीं कर पा रही थी। अब आप ही बताओ, अगर फेंसिंग हो जा रहा था तो जो इलीगल माइग्रेंट है वो कहाँ से आते? ममता जी चुप्पी साझा करके बैठी हुई थी, उन्हें कोई मतलब नहीं था बॉर्डर सिक्योरिटी से। जो कि 2026 का इलेक्शन था, TMC वर्सेस बीजेपी। बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में जीतती है और TMC को हरा देती है। लेकिन सवाल यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर में बीजेपी की सरकार आई कैसे? देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC के थ्रू उन्होंने इलीगल वोटर्स को सस्पेंड किया, जिसके कारण से यह है कि वो वोट नहीं कर पाए। ममता जी के तो आधे वोटर्स ऐसे ही निकल गए, जो कि ममता जी को वोट देते और उन्हें जिताते, लेकिन वो बेचारे कर ही क्या पाते? इलीगली आए थे, इलीगली बैठे हैं। और मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने अपने आइडियोलॉजी और अपने वर्ग के थ्रू यहाँ काफी सारे कैंपेन किए। काफी सारे राज्यों के जो बीजेपी के नेता हैं वो आके इस कैंपेन में शामिल हुए, लोगों का भरोसा जीता, जिसके कारण से यह है कि बीजेपी की सरकार वेस्ट बंगाल में इंटर करती है। देखिए, बार बार एलिगेशन लगे भी है ममता जी के ऊपर कि ये इलीगल माइग्रेंट्स को फंड देती है और उनका सपोर्ट भी करती है और उनका वोटर ID कार्ड भी बनवाती है, जिसके कारण से ये है कि वो उन्हें वोट कर पाए। जो कि मैंने आपको बताया फेंसिंग के बारे में, ममता बनर्जी इसीलिए बार बार कोशिश करती थी कि फेंसिंग ना हो। अब लेकिन बीजेपी की सरकार तो आ गई है, सेंट्रल और स्टेट दोनों में आ गई है, तो हमें कुछ टाइमों में हमें वेस्ट बंगाल के अंदर में हमें फेंसिंग देखने को भी मिलेगा, जिसके कारण से ये है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी काफी सिक्योर होने वाली है। और अगर हम वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को देखें तो जो भी पार्टी वहां थी वो लॉन्ग टर्म में वहां रूल कर रही थी। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के बाद ममता बनर्जी की पार्टी, अब इसके बाद बीजेपी की पार्टी कितने सालों तक वहां टिकती है वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आज के पीरियड में हमें यह देखना होगा कि वेस्ट बंगाल का डेवलपमेंट किस हिसाब से आगे बढ़ेगा। क्या बीजेपी की सरकार वहां डेवलपमेंट कर पाएगी? जितने भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं उन्हें हटा पाएगी? आप कमेंट में जरूर बताएं आपका क्या ओपिनियन है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बाय बाय।